Hey there, welcome to my channel. So today we will talk about solid state. Since we have very less time, because as NEET is on July 17, it is officially announced as of now, and now we need to revise each and every chapter. So it's not possible to read each and every line of NCERT, but we'll try later. But as of now, we'll revise the important points from the NCERT, and I have extracted some most important 80 points from solid state that will be covering the chapter, but today we will do at least 50 points so that we can complete half of the chapter. So let's just begin with it. So for this efforts, please consider subscribing my channel and do not forget to like, share, and be updated. Thank you so much. So now let's begin with the video. Don't leave. Okay, so solid state. Solids have definite structure and shape. Solids are rigid due to strong binding forces between atoms or ions or molecules. The effect of pressure is negligible on the volume of a solid. Solids may be solids may be solids may be Solids have definite structure and shape. Solids are rigid due to strong binding forces between atoms, ions, or molecules. The effect of pressure is negligible on the volume of a solid. So अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो सॉलिड के ऊपर तो उतना प्रेशर नहीं लगता व्हेन कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस. सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो तो सॉलिड पे असर पड़ेगा. अगर एक्सेस प्रेशर लगा रहे हो तो सॉलिड पे असर पड़ेगा. सॉलिड्स आर मेनली टू टाइप्स होते हैं. एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक अमॉर्फस. ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफाइंड शेप होता है ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क. सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक डिफाइंड शेप होता है ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में जो आप अरेंज करते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिफाइंड शेप होता है ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स एक थ्री डी स्ट्रक्चर में ऑर्डरली अरेंज हैं तो उनको एक डिफाइंड स्ट्रक्चर आ जाता है. Amorphous solids do not have definite geometry due to irregular arrangement of constituent units. Amorphous solids में एक particular geometry नहीं आती because atoms or ions or molecules are irregularly arranged. Amorphous solids do not have any diffraction bands and they do not and they do not have definite melting point. Amorphous solids में क्या होता है, उनका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. वो डायफ्रैक्शन बैंड्स नहीं देते. उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, मतलब जैसे कि 250 से 300 केल्विन के बीच में मेल्ट होंगे. वेरियस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. जैसे कि 350 पे स्टार्ट हुआ, मतलब 305 समझो मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का. सपोज क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो सपोज उसका मेल्टिंग पॉइंट 305 है, हाइपोथेटिकल वन. तो 305 है तो 305 एग्जैक्ट उस पर मेल्ट हो जाएगा वो. अमॉर्फस सॉलिड्स का क्या है, एक रेंज होता है 200 टू 350, 200 टू 202, ऐसा रेंज होता है. तो ये रेंज में मेल्ट होते हैं वो. एग्जैक्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. फाइन पाउडर जैसे फाइन पाउडर और ग्लास जो होता है, प्लास्टिक्स जो होते हैं, ये अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं. जो जिलेटिनस एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड दैट इज AlOH taken twice can be considered as a true amorphous substance. Amorphous solids can be used as photovoltaic material. सो एमॉर्फस सिलिकॉन जो है ना उसे फोटोवोल्टेक मटेरियल मतलब अगर उसके ऊपर लाइट पड़ती है या यूवी लाइट पड़ती है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है. तो जो करंट प्रोड्यूस करता है उसे हम फोटोवोल्टेक बोलते हैं. तो एमॉर्फस सिलिकॉन जो है वो फोटोवोल्टेक है. जिलेटिनस एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड AlOH taken twice, ये ट्रू एमॉर्फस सॉलिड बोल सकते हैं, ट्रू एमॉर्फस सब्सटेंस बोल सकते हैं जिलेटिनस एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड को. जिलेटिनस एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड को. और जो एमॉर्फस सिलिकॉन है वो फोटोवोल्टेक मटेरियल की तरह यूज़ होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर वेयर एज एमॉर्फस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर.
तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, whereas अमॉर्फस सॉलिड्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. सो जो अमॉर्फस सिलिकॉन है वो फोटोवोल्टेइक मटेरियल की तरह यूज़ होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. अमॉर्फस लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब दूर दूर तक अच्छे से ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, वेराज अमॉर्फस सॉलिड्स में कुछ पैचेस में अच्छे से अरेंज है, फिर उसके बाद फिर इरेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है, ऐसे होते. तो अमॉर्फस सॉलिड्स में भी ऑर्डरली अरेंज है लेकिन सिर्फ कुछ रेंज तक ही, शॉर्ट रेंज, वेराज क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक अच्छे से ऑर्डरली अरेंज्ड है. क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है which has infinite chain of regular silicon tetraoxide tetrahedra. क्वार्ट्ज ग्लास इज अमॉर्फस. ग्लास अमॉर्फस है लेकिन जो क्वार्ट्ज है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है, उसके अंदर इनफाइनाइट चेन स्ट्रक्चर किसका होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड का. टेट्राहेड्रल इनफाइनाइट चेन ऑफ रेगुलर SiO4 टेट्राहेड्रा अरेंज्ड होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अनाइसोट्रोपिक है. अनाइसोट्रोपिक मतलब उसकी अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, वेराज अमॉर्फस सॉलिड्स में देखो तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग पॉइंट्स में सेम ही होती है. तो दैट इज़ अमॉर्फस. अमॉर्फस आइसोट्रोपिक है और क्रिस्टलाइन अनाइसोट्रोपिक है. क्रिस्टलाइन में जैसे एन आ रहा है तो वो अनाइसोट्रोपिक है, अमॉर्फस सॉलिड्स में आइसोट्रोपिक. डिपेंडिंग अपॉन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स or nature of bonding, crystalline solids are of 4 types. They are molecular, ionic, covalent and metallic solids. So depending upon the constituent particles से nature of bonding क्या है, crystalline solids are of 4 types. crystalline solids 4 types के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयॉन्स, मॉलिक्यूल्स, मेटल्स. सो ये सबसे उनको 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से किया है. 4 टाइप्स जैसे कि मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स. सो क्या क्या है, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक. तो 4 टाइप्स, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक. मेटालिक सॉलिड्स क्या होता है, इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है. इज एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक है, एक वैलेंस बॉन्ड थियोरी है एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी से मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं. द फोर्स दैट बाइंड्स द मेटल आयन टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स within its sphere of influence is known as metallic bond. The force that binds the metal ion to the mobile electrons within its sphere of influence is known as metallic bond. metallic bond का मतलब होता है कि जैसे कि जब मेटल क्या देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसे कर्नल बोलते हैं. तो कर्नल इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इन्फ्लुएंस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, उसी को मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द मेटेलिक बॉन्ड इज एसेंशियली पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो वैलेंस बॉन्ड वीबीटी के हिसाब से देखें तो द मेटेलिक बॉन्ड इज एसेंशियली पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह भी हो सकता है. A regular arrangement of the constituent particles of a crystal in 3-dimensional space is called crystal lattice. अगर हम 3-dimensional space में अगर उसको एक रेगुलर अरेंजमेंट दें क्रिस्टल को, तो वो 3-dimensional space को, तो उसे क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन 3-dimensional space is called crystal lattice. So a regular arrangement of the constituent particles of a crystal in 3-dimensional space is called crystal lattice. The pattern of points which indicates the arrangement of particles in the crystal is known as space lattice. So a regular arrangement of constituent particles of a crystal in 3D is called crystal lattice. तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का क्रिस्टल के अंदर, तो उसे क्रिस्टल बनाने के लिए जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3D में, उसी को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. The pattern of points which indicates the arrangement of particles in the crystal is known as space lattice. The space lattice of sodium chloride is obtained by joining the space lattice of Na plus
and Cl minus ions. The smallest three-dimensional portion of the space lattice, which when repeated again and again in different directions produce the complete space lattice known as unit cell. यूनिट सेल हर डायरेक्शन में जब हम अच्छे से रिपीटेड अगेन एंड अगेन स्पेस लैटिस को रिपीट करते तो यूनिट सेल बनता है. यूनिट सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड. तो दो टाइप होता है, एक होता है प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड. बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि यूनिट सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड. सो हुएवर गॉट टू नो नाउ इटसेल्फ, सो अभी पता चला है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि अभी हमें पता चला है कि यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड. ओके, द यूनिट सेल विदाउट अ पॉइंट इनसाइड इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल. द पार्टिकल्स मतलब अंदर नहीं है, बाहर है. बाहर मतलब कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं पार्टिकल्स, तो उसे हम प्रिमिटिव बोलते हैं. सिर्फ कॉर्नर्स पे तो प्रिमिटिव. सेंटर्ड यूनिट सेल कंटेन्स अ पॉइंट इनसाइड अलोंग द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स एट कॉर्नर्स. सो जो सेंटर्ड यूनिट सेल है कंटेन्स पॉइंट्स इनसाइड along with the positions of points at corners, 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 along with the positions of points at the corners. तो सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे भी होते हैं एज वेल एज सेंटर पे भी होता है, जिससे हम फेस सेंटर्ड के बारे में पढ़ते हैं. अभी फेस सेंटर्ड के बारे में पढ़ते हैं. फेस सेंटर्ड के बारे में पढ़ते हैं. तो इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स, देर इज़ वन पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एवरी फेस. इट हैज़, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 एडजेस होते हैं. एडजेस कितने होते हैं? 12, कॉर्नर्स 8, फेसेस 6. फेस सेंटर पे कॉर्नर्स पे एटम्स पे और आयॉन्स और पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है. और ईच सेंटर ऑफ द फेस, एवरी फेस के सेंटर पे, मतलब एक फेस है, एक साइड ऑफ द क्यूब है, उसके सेंटर पे क्या है, उसके सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट है या एटम प्रेजेंट है या पॉइंट प्रेजेंट है, और आयॉन और मॉलिक्यूल जो भी बोलना है, तो पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसे हम फेस सेंटर बोलते हैं. इसमें 14 लैटिस पॉइंट्स होते हैं, मतलब 14 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर होता है. अब बात करते हैं इन एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है, एंड फेस सेंटर पे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ये तो पक्का है. साथ में देर इज़ वन पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस. सारे फेसेस पे नहीं, सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस के ऊपर, सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस. इसका मतलब 2 फेसेस पे हैं और 8 कॉर्नर्स पे हैं, मतलब टोटल कितने लैटिस पॉइंट्स हो गए? 10 लैटिस पॉइंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एंड सेट ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर. अब बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करते हैं. बॉडी सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहता है, एक बॉडी ऑफ द यूनिट सेल पे भी प्रेजेंट रहते हैं. तो टोटल कितने हो गए? 8 + 1 बॉडी सेंटर, तो हो गया 9. तो 9 लैटिस पॉइंट्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर. On the basis of symmetry and set of crystallographic parameters, crystals are classified into 14 types of Bravais lattice and 7 different types of crystal systems. X-rays produce diffraction pattern with crystalline substances because the interatomic distance in a crystal is in the same order as the wavelength of X-rays, about 1 angstrom. X-rays produce diffraction pattern with crystalline substance because the interatomic distance in a crystal is in the same order as the wavelength of X-rays. Bragg's equation is given as 2d sin theta is equal to n lambda, where d is the distance between successive atomic planes, theta is the angle of the incident X-rays with the crystal surface, theta is the angle of the incident X-rays with the surface of the crystal, and lambda is the wavelength of the X-rays used. So theta is the angle of the incident X-rays with the crystal surface, and lambda is wavelength of X-rays used. So Bragg's equation क्या है? 2d sin theta is equal to n lambda. So what is Bragg's equation? 2d sin theta is equal to n lambda. What is Bragg's equation?
ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है बेसिकली 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. डी क्या है distance between the successive atomic planes. Theta is the angle of incident X-rays with the crystal surface and lambda is the wavelength of the X-rays used in the nth order of diffraction. Now we'll talk about the coordination number. So coordination number क्या होता है? It's the number of nearest neighbors of an atom, molecule or ion in a crystal. So coordination number क्या होता है? Number of nearest neighbors of an atom, molecule or ion in crystal. The vacant space between three-dimensional layers is known as void. Vacant space between three-dimensional layer is known as void. तो एक थ्री डायमेंशनल लेयर बना हमने एटम्स और आयॉन्स और मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पॉइंट्स को अरेंज किया. जब अरेंज किया तो बीच बीच में क्या हुआ, थोड़ा गैप बच गया. जैसे कि ना आप ऐसा इमेजिन करो कि आप बॉल्स लेके हो, या फिर सपोज़ आपने देखा होंगे ना वेंडर्स पे, लाइक फ्रूट वेंडर्स कैसे करते हैं, फ्रूट्स को जमा के रहते हैं. जैसे आप कोई भी गोल फ्रूट ले लो, गोल जैसे कि ऑरेंज ले लो, ऑरेंज को जमा के हैं. जैसे पहले एक लेयर लगाया, उसके ऊपर फिर बीच बीच में दो ऑरेंजेस के बीच में एक ऑरेंज जैसे जमाते हैं ना, या फिर दो एप्पल्स के बीच में एक एप्पल जमाते. तो ऐसा जमाते जमाते आप देखते हो कि एक पैटर्न बन गया, और वो पैटर्न में क्या होता है, बीच बीच में गैप बचे हुए हैं, वो होता है वॉइड. जैसे आप बॉल्स को जमा रहे हो, फर्स्ट एक लेयर जमाई अपने बॉल की, उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर रखोगे उस पर क्या करोगे, दो बॉल्स के बीच का गैप है ना, उसके ऊपर दूसरे लेयर की बॉल लगाओगे, है ना, दूसरे लेयर की बॉल लगाओगे. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो स्पेस बच गया उसको वॉइड बोलते हैं. तो वॉइड्स भी टाइप्स के होते हैं. जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड इज अ ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स अरेंज टेट्राहेड्रली अराउंड. अगर 4 स्फीयर्स यूज़ करके एक वॉइड बना रहे हो तो वो टेट्राहेड्रल है. ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स. ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स मिलके, मतलब 6 स्फीयर्स मिलके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं. Number of octahedral voids is equal to number of atoms in the close packed arrangement. तो कितने number of octahedral voids रहेंगे, that is equal to the number of atoms in the close packed arrangement. तो जितने number of octahedral voids रहते हैं is equal to the number of closed packed arrangement. So number of tetrahedral voids is twice that of number of atoms of octahedral voids. मतलब z की वैल्यू के इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एंड 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कर देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स. इफ़ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर कितना होता है, 4. कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर में, सिंपल क्यूब मतलब स्क्वायर में कितना होता है, 4. 2 डायमेंशनल स्क्वायर इन 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सॉरी 2 डायमेंशनल स्क्वायर में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एंड इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. एंड बॉडी सेंटर बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है. बीसीसी में 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल और मतलब कितने पड़ोसी हैं, एक एटम के कितने पड़ोसी हैं. तो कितने पड़ोसी हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितने हैं, 4 हैं. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर सिंपल क्यूबिक में 6 हैं, 6 पड़ोसी. एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8. In 3-dimensional close packing, if the tetrahedral voids of second layer are occupied by, तो हम ये ना कोऑर्डिनेशन नंबर हम 2D के लिए पता करें हैं स्क्वायर का, that is 4. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 2D में या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का 6. एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बीसीसी में बॉडी सेंटर में 8. So 3-dimensional close packing, if the tetrahedral voids of second layer are occupied by the spheres of the third layer, it leads to hexagonal close packing. Hexagonal close packing क्या होता है, आप 3D एक close packing कंसिडर कीजिए. उसमें if the tetrahedral voids of second layer are occupied by the spheres of the third layer, it leads to hexagonal close packing, या फिर उसको AB टाइप ऑफ पैकिंग भी बोलते हैं. मतलब मैंने 3 डायमेंशनल में कंसिडर किया, ठीक है. AB क्या हुआ, HCP. इफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम्स में देखे हैं
से आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें क्या होता है। सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जैसे कि मैंने ये एटम कंसिडर किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एटम कंसिडर किया। अब इसके कितने पड़ोसी है काउंट करो, तो 1 2 3 4, तो इसके तो 4 पड़ोसी है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना 4। ये क्या था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये क्या था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें ना 3D में हम देख रहे हैं, किसमें 3D में देख रहे हैं, तो इसका ले लो, इसके कितने पड़ोसी हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 पड़ोसी हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो ये 2 डायमेंशंस में चेक कर रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन 2 डायमेंशन। ओके, सो ये हो गया था हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, दैट इज ए। अगर आप इसमें चेक करो ना तो इसमें भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। जैसे कि हम एक पर्टिकुलर एटम सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट कर रही हूँ, ये वाला अच्छा कलर लेते हैं, जैसे कि सो ये कलर लिया हमने, तो यहाँ पे इसको मैंने कंसिडर किया है। तो इसके बगल में 1 2 3 4 4, पीछे से इसको जो टच कर रहे हैं 5 6 है ना, तो इसके जो कितने हैं एक देखो मैं फिर से बता देती हूँ कि ये वाला टच कर रहा, ये वाले को 1 2 3 4, एक पीछे से टच कर रहा है 5 और एक सामने से 6। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, कितना होता है 6। सो 2D में हमने हेक्सागोनल बात किया, वहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कितना था 4। उसके बाद हमने देखा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में उसका कितना था 6। फिर हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक का कितना होगा 6। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितना था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितना था 8, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितना था 8। I think screen is somewhat blur, but please guys try to manage. I will sort out the problem as soon as possible. तो ये जो है ना BCC, उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पड़ोसी जो उसको टच कर रहे हैं, सब पड़ोसी नहीं, जो उसको टच कर रहे हैं, जो उसके टच में है, मतलब नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम। In 3-dimensional close packing, the tetrahedral voids of second layer, if the tetrahedral voids of second layer are occupied by the spheres of the third layer, it leads to hexagonal close packing HCP। ठीक है, तो AB close packing भी बोलते हैं HCP। If the octahedral voids of second layer are occupied with the spheres of third layer, it leads to cubic close packing CCP, ABC type of packing। If both HCP and CCP structures, the coordination number is 12। In both HCP and CCP मतलब cubic close packing 3D में, इसका मतलब अगर थर्ड लेयर देखो, if the octahedral voids of second layer are occupied by the spheres of the third layer, it leads to cubic close packing CCP और ABC packing, ABC packing भी बोलते हैं इसको। और HCP packing क्या है, मतलब in 3-dimensional close packing, the tetrahedral voids of second layer are occupied by the spheres of the third layer, it leads to HCP। It leads to what? It leads to HCP। The covalent solids have low coordination number than in ionic solids and metallic solids। So the covalent solids have low coordination number। So जो भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं उनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होता है। तो कोवेलेंट सॉलिड्स हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर।
The covalent solids have low coordination number than in ionic solids and metallic solids. आयोनिक सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स से कंपेयर करें तो कोवेलेंट सॉलिड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, राइट? तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है. इसके बाद अगर आपको वॉइड से समझना है तो आप ये डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि जब हम जैसे यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया, 3 ऐसे सर्कल्स ले लिए. Guys, please don't get upset from my diagram because you can see the diagram, the textbook, it's given beautifully. So ये 3 spheres है और उसके नीचे भी हमने एक sphere लगाया है. सपोज एक कलर ले लेते हैं जैसे ग्रीन. तो ये एक sphere है ना, ये एक sphere है. उसके बाद हमने ऐसे इसको अरेंज कर दिया. तो आप देख सकते हो 4 स्फीयर्स हो गए ना, 4 स्फीयर्स हो गए. कितने स्फीयर्स हो गए? 4. अब ये चेक कीजिएगा, ये जो गैप बच गया ना, ये वाला गैप, इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड. तो ये जो 4 एटम्स से एक गैप बना है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं. ऐसे ही हम 6 एटम्स से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना सकते हैं, जिसे 3 ऊपर है और 3 का उल्टा करके हमने रख दिया. तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना? 6 है ना. तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड. गाइस, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमें एनसीईआरटी का एक पॉइंट अच्छे से रिवाइज करना है जो भी इम्पोर्टेंट है ना. तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर बाई चांस टाइम मिलता भी है तो आई विल डेफिनेटली मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट. सो प्लीज़ डोंट वरी एंड ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट videos. Okay, that will be very helpful for you. It will definitely take you to the next level. The covalent solids have low coordination number than in ionic solids and metallic solids. तो जो covalent solids हैं उनके पास coordination number बहुत कम होता है when compared to ionic and metallic solids. Structure motif is a structural unit present in crystal. तो ये मोटिफ बोल के बहुत देखे हैं हमारी एनसीईआरटी में. तो मोटिफ है क्या? तो स्ट्रक्चरल मोटिफ क्या होता है बोले तो स्ट्रक्चर यूनिट प्रेजेंट इन क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर यूनिट है उसी को स्ट्रक्चरल मोटिफ बोलते हैं. द बेसिस में भी सिंगल एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, जैसे कि मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है. डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल कैसे दोगे? रो से. रो मत प्लीज़, डेंसिटी को सिंबल लेते हैं रो. ओके, रो इज इक्वल टू Zm/A³ into N0 into 10 to the power minus 30 gram per centimeter cube. So don't worry about the 10 to the power minus 30. Simple formula है Z into M/A³ into N0, where Z is the number of atoms present per unit cell. Z क्या होता है? कितने atoms present हैं unit cell में. M क्या है? atomic mass of the element. is edge of the cube crystal in picometer. N0 is Avogadro's number. अगर आप ग्राम्स में ले रहे हो तो आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है. ये सिंपल सा फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू Z इंटू M/A³ इंटू A³ इंटू N0. Now thermodynamically all solids possess a tendency to acquire defects to increase the entropy of the system. So guys, ये डिफेक्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में कि CCP, HCP और BCC और FCC में क्या होता है. पहले पैकिंग चेक करते हैं. तो पैकिंग अगर देखें तो जो HCP और CCP स्ट्रक्चर्स है उनमें एज लेंथ क्या होता है? 2√2r या फिर 4r/√2. 4r/√2 एज लेंथ इंपॉर्टेंट है, याद रख लो कि HCP या CCP में एज लेंथ कितना होता है? इज इक्वल टू 4r/√2. A इज इक्वल टू 4r/√2. A इज इक्वल टू 4r/√2, दैट इज इक्वल टू 2√2r. A इज इक्वल टू 2√2r. पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई total number of atoms in unit cell by total volume of unit cell.
तो जैसे कि यहाँ पे HCP CCP है, तो HCP CCP में क्या होता है कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ कोर्स. सो 8 इंटू 1/8 प्लस क्या होता है हमारे पास 12 एडजस है, ईच एज का कंट्रीब्यूशन 4 है ना. तो 12 इंटू 1/4, 4 3 ज़ा 12, सो 1 + 3 दैट इज़ 4. तो कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स. 4 एटम्स है CCP में, 4 एटम्स होते हैं. Z = 4. सो 4 इंटू 4/3 πr² बाई 2 इंटू √2r होल क्यूब. सो हमें 74% पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाती है. HCP CCP की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 74%. अब अगर BCC में देखें तो BCC में एज लेंथ कितना होता है, एज लेंथ याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें से बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं. = 4r/√3. तो बॉडी सेंटर्ड का A = 4r/√3 और HCP और CCP का 4r/√2. सो BCC में क्या क्या होता है, कॉर्नर्स में प्रेजेंट है इंटू 1/8 प्लस एक बॉडी सेंटर्ड है, उसका कंट्रीब्यूशन 1 कंप्लीट एटम. सो 1 + 1 कितने एटम्स, Z = 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं. 2 इंटू 4/3 πr³ इंटू 100% बाई 4/√3 r होल क्यूब. सो हमें आंसर 68% मिलता है. तो BCC का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 68% BCC का पैकिंग एफिशिएंसी होता है. अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस का. सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, Z वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स पे लगे हुए होते हैं और ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. गाइस कंट्रीब्यूशन से एक बार देख लो, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और एक क्यूब में ना 8 कॉर्नर्स होते हैं. सो कॉर्नर की वजह से एक एटम आएगा. 8 इंटू 1/8, 8 कैंसिल = 1 एटम. अगर हम उसके बारे में बात करें एडजस के बारे में, तो 12 एडजस होते हैं और ईच एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है. तो 12 इंटू 1/4 तो 3 आएगा. तो 3 एटम्स एडजस्ट की वजह से आएंगे. फेस सेंटर्स देखें तो हमारे पास 6 फेस सेंटर्स है, हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 है. तो हमारा आ गया 3. तो कितने हो गए, 3 हो गए, है ना. दैट्स इट. और एक होता है हमारा बॉडी सेंटर, तो बीच में होता है तो 1. सो सिंपल क्यूबिक में आपको याद रखना Z की वैल्यू 1 होती है, BCC में Z की वैल्यू 2 होती है, HCP और CCP में Z की वैल्यू 4 होती है. पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, HCP या CCP में 74% और BCC में कितनी होती है, 68%. पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूब में कितना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल A की वैल्यू क्या है, A = 2r, A = 2r इन सिंपल क्यूबिक. फिर वॉल्यूम ऑफ द ऑक्युपाइड स्पेस इज 4/3 πr³. ये हमारी बुक में देकर है, मैं एक बार निकाल, आई विल ओपन इट. सो अगर हम HCP में देखें, HCP का A की वैल्यू कितनी होती है, A की वैल्यू, गाइस प्लीज़ लुक एट द स्क्रीन इफ़ यू वांट और एल्स जस्ट लिसन इट, क्योंकि मैंने ये ऑडिबल सीरीज बनाई है. तो A = कितना आएगा, 4r/√2. A = 4r/√2 दैट इज़ 2√2. आज स्क्रीन पता नहीं क्यों ब्लर है. तो इज इक्वल टू 4r/√2 दैट इज इक्वल टू 2√2. नॉट टॉकिंग अबाउट, तो एज लेंथ कितना होगा, 4r/√2. एज लेंथ कितना होगा, 4r/√2. तो ये कैसे होगा बोले तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये जो स्क्वायर देख रहे हैं, इसकी ये क्यूब देख रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री की वजह से ये आया है स्ट्रक्चर. पर्टिकुलरली ये ज्योमेट्री की वजह से ये स्ट्रक्चर आया है. तो अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है. सो A = 4r/√2. आई विल, इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं इसका ना आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे एज लेंथ आ रहा है 4r/√2 इन केस ऑफ HCP और CCP एंड BCC में 4r/√3. और पैकिंग फ्रैक्शन कितना हुआ इसमें, 74% पैकिंग फ्रैक्शन है. कितना है, 74% पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ HCP और CCP. और दूसरी बात है कि इसका एज लेंथ कितना होगा, 4r/√2 या फिर बोल सकते हैं 2√2r.
है ना। नेक्स्ट देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी किसकी देखेंगे, नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी की देखते हैं। तो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। सो बीसीसी का पहले एड्ज लेंथ देखते हैं, एड्ज लेंथ कितना होता है बीसीसी का। तो ये डायग्राम फर्स्ट देखिए, ये डायग्राम में क्या है, हम यहाँ पे बॉडी डायगोनल ले रहे हैं। तो जैसे बॉडी डायगोनल मतलब आपको एक कॉर्नर से शुरू करना है और ऑपोजिट साइड का दूसरे कॉर्नर पे ख़त्म होना है। तो ये कॉर्नर से हमने शुरू किया, ऑपोजिट साइड के कॉर्नर से एंड किया। सो यहाँ पे ये कितना हुआ, ये समझो आर है, ये आर 2R हो गया और ये आर, तो कितना हो गया 4R। तो ऐसे करके आप एड्ज लेंथ निकाल सकते हो। तो फाइनली एड्ज लेंथ कितना हो गया 4R/√3। 4R/√3 क्या है, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल कितना होता है 4R/√3। सो बॉडी डायगोनल कितना होता है 4R/√3। और पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ बीसीसी कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ बीसीसी that is 68% पैकिंग फ्रैक्शन। इन केस ऑफ एचसीपी और सीसीपी 74%। अब सिंपल क्यूबिक की बात करें तो A = 2R सिंपली, क्योंकि देखो यहाँ पे ये थोड़ा ये तो बता देती कि ये जो स्फीयर्स हैं, ये दो स्फीयर्स के यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे तो ये इसका R हो गया रेडियस, ये इसका R हो गया, तो ये हो गया 2R। तो एड्ज लेंथ कितना हो गया 2R। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है सिंपल क्यूबिक का, पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%। 52.4%। 52.4%। 52.4%। 52.4%। 52.4%। 52.4% किसका होता है सिंपल क्यूबिक। एंड डेंसिटी हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। तो डेंसिटी कितना होता है, D = ZM/A3NA। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं एनसीईआरटी की लाइन से बता रही हूँ कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला देखे है। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। सिंपली डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज़ मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो मास देखो M कितना होता है, मोलार मास बाय अवोगाड्रोस नंबर, मोलार मास बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पे D = कितने एटम्स हैं बाय मोलार मास बाय अवोगाड्रोस नंबर। इससे मुझे मास आ गया। मास आने के बाद आपको वॉल्यूम होना है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज़ A क्यूब। सबने पढ़ा ही होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, A का क्यूब, A⁻3, है ना। नेक्स्ट तो डेंसिटी क्या है ZM/A3NA, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो हम डिफेक्ट्स पे पहुंच जाते हैं। तो डिफेक्ट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, सॉरी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो बने रहिए हमारे चैनल पर एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड आई थिंक आज हमारे वॉइस में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि जो मेरा माइक है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है एंड शायद मैं एक न्यू माइक परचेस नहीं कर पाऊँ। So please manage with this and please support my channel, share it with your friends and watch all my videos so that you can improve your NCERT understanding and concepts also। and आपका एक confidence build हो जाएगा कि आपने NCERT ख़त्म कर ली है ना। तो यहाँ पे अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज़ मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती, लाइक कुछ छोड़ना नहीं चाहती। तो एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, दैट इज़ क्रिस्टल सिस्टम्स। सो ब्रेविस लैटिस के हिसाब से हमने 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस बनाए हैं और बेस्ड ऑन क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स 14 ब्रेविस लैटिस बनाए हैं एंड 7 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस बनाए हैं। तो जो क्यूबिक है उसमें ना 3 टाइप के भी प्रेजेंट है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। मैंने टेबल पहले नहीं बताया क्योंकि हमें उसका आइडिया नहीं, पहले आइडिया रहना चाहिए कि प्रिमिटिव क्या है, क्यूबिक क्या है और बॉडी सेंटर क्या है। अगर आपने ठीक से नहीं सुना तो फिर से बता देती हूँ। प्रिमिटिव मतलब जहाँ पे क्यूब के एटम्स या पार्टिकल्स या पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे,
सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और इस तरह हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं, इस तरह हमारे पास 8 कॉर्नर्स है और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की z वैल्यू मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो 1 है ना। तो ये डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ है कि बॉडी सेंटर्ड बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है, तो बीसीसी समझने के लिए आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल आ गया है तो आप बीसीसी समझ पाएंगे। यहाँ पे क्या है कि कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, नो डाउट कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, है ना, कॉर्नर्स पे एटम्स हैं। अब इसके ना सेंटर पे एक बड़ा एटम होगा, सेंटर पे एक बड़ा एटम होगा, सेंटर पे एक बड़ा एटम होगा, है ना। तो ये सेंटर पे बड़ा एटम होगा, तो यहाँ पे क्या है 8 × 1/8 + 1 कंट्रीब्यूशन होगा, दैट इज़ 2। इसका z वैल्यू 2 होगा ना। लेट्स टॉक अबाउट एफसीसी। तो एफसीसी क्या है, मतलब आपको एक क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे एटम्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन अलग ख़ास बात है इनकी कि यहाँ पे फेस के सेंटर्स पे भी एटम प्रेजेंट होते हैं, फेस के सेंटर पे भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कितने हो गए, काउंट करिए, 6 हैं। तो 6 और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है ना, हाफ होता है, प्लस कॉर्नर्स पे कितने होते हैं 8 × 1/8, हाफ हाफ 2 3 6, 3 + 1 दैट इज़ 4। तो 4 होता है, z वैल्यू कितना होता है एफसीसी में 4। तो मैं रिवाइज करवा दूं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में z वैल्यू 1 होता है, बॉडी सेंटर में z वैल्यू 2 होता है और फेस सेंटर में z वैल्यू 4 होता है। 1 2 का 4 याद रख लीजिए। सो क्यूबिक में क्या है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, 3 के 3 भी प्रेजेंट हैं किसमें, क्यूबिक में। क्यूबिक में क्या होता है, इसके सारे एड्ज लेंथ ए बी सी इक्वल होते हैं, सारे एड्ज लेंथ जो भी हैं ए बी सी इक्वल होते हैं, एंड इनका जो एंगल होता है अल्फ़ा बीटा एंड गामा ये भी इक्वल होता है, इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है। कितना होता है, 90 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पे ए बी सी सारे ही इक्वल होते हैं और एक्सियल एंगल्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा 90 डिग्रीज के बराबर होता है। एग्जाम्पल है हमारा खाने में डालते जो है ना नमक होता है, तो नमक जो है NaCl वो क्यूबिक है ना। जिंक ब्लेंड ZnS भी क्यूबिक है, कॉपर भी क्यूबिक है, सो कॉपर भी क्यूबिक है। तो ये पूरे क्यूबिक हैं जहाँ पे ए बी सी सारे इक्वल है, अल्फ़ा बीटा गामा भी 90 डिग्रीज के बराबर है। अगर हम बात करें टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में सिर्फ 2 हैं, एक है प्रिमिटिव और एक है बीसीसी, एफसीसी नहीं है। यहाँ पे ए बी के बराबर तो होता है लेकिन सी के बराबर नहीं होता। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्रीज है ना। इनके एग्जांपल्स है वाइट टिन SnO2 TiO2 CSO4, सो ये इसके एग्जाम्पल है। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर, मतलब 4 के 4 भी प्रेजेंट है। कहाँ पे, ऑर्थोरोम्बिक में 4 के 4 प्रेजेंट है। प्रिमिटिव प्रेजेंट है, बीसीसी एफसीसी एंड सेंटर्ड का मतलब होता है कि आपके पास जो क्यूब है ना उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है एटम्स, कॉर्नर्स पे एज यूजुअल, और उसके एडजेस जो है ना, एडजेस के सेंटर्स पे प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड, है ना। तो ये 4 के 4 ऑर्थोरोम्बिक में है। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या परेशानी है कि इसके जो एक्सियल डिस्टेंस या एच लेंथ जो है ए बी सी सारे अनइक्वल हैं, जैसे डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो सारे के सारे अलग हैं ऑर्थोरोम्बिक में। सॉरी, एंड सेंटर्ड में क्या होता है बेसिकली, एंड सेंटर्ड, सॉरी आई एम सो सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन बना दिया मैंने। तो ये जो है ना कॉर्नर्स पे प्रेजेंट तो होता ही है और साथ ही साथ जो आपका ऑपोजिट फेसेस है ना उधर भी प्रेजेंट होता है। मैंने ऑलरेडी ये कवर किया है। ऑपोजिट फेसेस में मतलब 2 फेस में कवर होगा, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 प्लस आपका
कहाँ पे कवर होगा, कॉर्नर्स, 8 इंटू 1/8, तो 2 का 2 1 प्लस 1 तो 2। इसका कंट्रीब्यूशन z कितना होता है 2। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा सारे इक्वल हैं, एंगल्स तो इक्वल हैं अब तक जितने भी देखे हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑर्थोरोम्बिक का रोम्बिक सल्फर Na2BSO4। अब हेक्सागोनल में देखें तो प्रिमिटिव ए बी बराबर है, लेकिन बी सी अनइक्वल है। अल्फ़ा बीटा 90 डिग्रीज है, लेकिन गामा कितना है 120 डिग्रीज। गामा कितना है 120 डिग्रीज। गामा कितना है 120 डिग्रीज। ओके, एग्जाम्पल आपका ग्राफाइट है। ग्राफाइट ZnO सीरीएस। सो ये एग्जाम्पल से ग्राफाइट अच्छे से याद रखना, हेक्सागोनल का और ऑर्थोरोम्बिक का रोम्बिक सल्फर, ओके, NO3 बेरियम सल्फेट भी। और टेट्रागोनल का वाइट टिन और क्यूबिक का क्या है, नमक। क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है, NaCl है, क्यूबिक है, क्यूब। आपने देखा होगा ना कि कोलगेट पे या फिर एक आ रहा है ना उसमें ना ऐसे क्यूब के रहते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे क्यूब क्रिस्टल टाइप है ना। एक बार देखना, टूथपेस्ट में होता है क्यूब क्रिस्टल्स होते हैं वाइट कलर के, शायद रेड वाला जो पेस्ट होता है कोलगेट का, उसमें। रोम्बिक और ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम में पॉसिबल वेरिएशन क्या होता है, प्रिमिटिव ही होता है, सिर्फ एक ही। यहाँ पे A B C बराबर होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा 90 डिग्रीज के बराबर नहीं होते हैं। जो कैल्साइट है, कैल्साइट CaCO3 HgS सिनाबार। तो कैल्साइट और सिनाबार रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल के हैं, टाइप के हैं। और मोनोक्लिनिक देखा जाए तो उसमें 2 है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव है। तो मोनोक्लिनिक में देखें तो A इज़ नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। मतलब अल्फ़ा गामा 90 डिग्रीज है, लेकिन बीटा 90 डिग्रीज नहीं है। जैसे कि मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक, उसमें सारे टाइप के प्रेजेंट थे, A B C सारे अनइक्वल थे। जैसे कि मैच बॉक्स, ऑर्थोरोम्बिक का मैच बॉक्स याद रख लेना, मैच बॉक्स में सारे अनइक्वल होते हैं, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्रीज के बराबर होते हैं। जैसे रोम्बिक सल्फर आपका मैच बॉक्स की तरह रहता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर में क्या होता है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड ही होते हैं। A B C सारे अनइक्वल होते हैं, लेकिन इसमें भी सारे अनइक्वल होते हैं, लेकिन अल्फ़ा गामा 90 डिग्री से बीटा 90 डिग्रीज के बराबर नहीं है। मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4 10H2O इसके एग्जांपल्स। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक टाइप है, ये सबसे अनसिमेट्रिकल है। इसमें A B C सारे अलग होते हैं। A B C सारे अलग होते हैं। A B C all are different और यहाँ पे A is not equal to B, B is not equal to C, अल्फ़ा बीटा गामा not equal to 90 डिग्रीज। एंड यहाँ पे K2Cr2O7 CSO4 5H2O H3BO3 ये सब हैं। और एक टेबल है, वो टेबल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड तो कैसे एक बार ना वो टेबल से गो थ्रू कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो 3 टाइप के प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। सी बेस्ड ऑन कौन से टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, हमने क्रिस्टल सिस्टम को मॉलिक्यूलर, आयोनिक और मेटालिक और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में डिवाइड करके रखा है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उसमें भी 3 टाइप के हैं, एक नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स ही होंगे। यहाँ पे डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस या होते हैं। नॉन पोलर है तो लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस। एग्जाम्पल जैसे अर्गॉन, नॉन पोलर के इसमें सेम टाइप के हैं, CCl4, H2, I2, CO2, ये सब नॉन पोलर हैं। ये फिज़िकली सॉफ्ट होते हैं, फिज़िकल नेचर इनका सॉफ्ट है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इंसुलेटर एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती हैं। पोलार में देखा जाए तो यहाँ पे डायपोल इंटरेक्शंस होते हैं, क्योंकि पोलार है, जैसे HCl, SO2
ये सॉफ्ट और इंसुलेटर हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो वाटर जैसे आइस के फॉर्म में ना मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 पॉसिबल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हाइड्रोजन एनएच कंपाउंड्स में से पूछ सकते हैं कि आइस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज मैक्सिमम 4। फिजिकल स्ट्रक्चर आइस हार्ड होता है, आप जानते हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर और मॉलिक्यूलर पॉइंट स्लो, जब तक वो ना मेल्ट नहीं हो जाता, वाटर नहीं बन जाता, तब तक वो हार्ड ही है। आयोनिक सॉलिड्स में आयोन्स कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यहाँ पे कोलिम्बिक और एट्रैक्टिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। एग्जाम्पल आपका नमक, आपके टूथ में इसमें नमक है, NaCl, MgO, ZnSCF2। फिज़िकल नेचर क्या है, हार्ड बट ब्रिटल, जल्दी टूट जाते हैं। ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं, हार्ड है लेकिन टूट जाते हैं जल्दी। इंसुलेटर्स इन सॉलिड्स स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन। हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। NaCl, MgO, ZnSCF2। इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन। सॉलिड स्टेट पे इंसुलेटर, कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशंस में। मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे और एक्वस स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस है ही नहीं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेटेलिक सॉलिड्स देखें तो पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जैसे सारे मेटल्स लो, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। हार्ड बट मेल्यूबल एंड डक्टाइल। मेल्यूबल मतलब आप उनको ना वायर्स में पतला करके बना सकते हो, शीट्स में बना सकते हो, उसको मेल्लेबिलिटी एंड डक्टिलिटी बोलते हैं। कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट में, दोनों में भी होता है। फेयरली हाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल है तो नखरे दिखाएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, है ना। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अगर पॉसिबल है तो मैं इसके क्वेश्चंस PYQs भी एक्सप्लेनेशन टाइप का डालूँगी वीडियो बनाकर। तो अगर आप लोगों को इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन keep it in the comment section that yes, we are interested in solving PYQs, previous year questions from solid state and any other chapter from biology point of view, physics and chemistry, how to approach to problems. okay, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होता है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे जैसे क्वाड्स SiO2, SiC कार्बन, डायमंड, AlNC ग्राफाइट। तो ये जो क्वाड्स है ये हार्ड होता है, डायमंड हार्ड होता है, लेकिन ग्राफाइटिक है जो बहुत सॉफ्ट होता है। हार्ड होता है, डायमंड इंसुलेटर है, लेकिन ग्राफाइट कंडक्टर है, ये एक्सेप्शनल। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई। इनके पास एटम्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और ग्राफाइट, SiC कार्बन, डायमंड, AlN, SiO2 क्वाड्स। सो गाइस वीडियो और लंबी ना हो इसलिए मैं अभी एंड कर दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी